हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफरत या मोहब्बत भाग 118। तो दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर ज्योति फन ब्लॉग पर यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली है, जिसकी वजह से इस स्टोरी को हम इस चैनल पर कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज़ आप सब लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। अब तक आप सबने पढ़ा था, ज्योति जल्दी जल्दी बेड से उठकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर की तरफ भागती है, तो वहीं हंस, जो कि अभी ज्योति के ऐसे भागने पर बेड पर लेटकर जोर से हंसने लगता है। बेचारी ज्योति, वो तो अब जल्दी जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर खुद को ही कोसते हुए जा रही थी। आखिरकार उसने हंस को मोमोज लाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ना वो कहती और ना ही अब हंस उसका इस तरह से मजाक बनाता। इतना आप लोग देख चुके थे, तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जानवी का कमरा। जानवी इस वक्त कमरे में डले हुए सोफे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों ही हाथों को बांधकर बैठी हुई थी। तो वहीं बेचारा ध्रुव, जो कि अभी जानवी के सामने अपने कान को पकड़कर उठक बैठक लगा रहा था और उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो पिछले आधे घंटे से उठक बैठक लगा रहा था, लेकिन जानवी, उसे तो जैसे ध्रुव से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा, उसे तो कोई अंतर ही ना नज़र आ रहा हो अपने गुस्से और उसकी उठक बैठक में। जान, सॉरी, प्लीज़ मान जाओ ना, बस अधीर से मजाक कर रहा था, मुझे थोड़ी ना मालूम था कि तुम वो सब कुछ सुन लोगी। ध्रुव भी उठक बैठक करते हुए बोलता है, सुन लूँगी से क्या मतलब है आपका? आपने मेरे पीठ पीछे कहा था कि आप शादी करके पछता रहे हो। शादी नहीं करनी थी आपको, यहाँ वहाँ लड़कियों के साथ मुँह मारने में ज़्यादा मज़ा आता होगा ना आपको, इसीलिए तो आप वो फालतू बकवास कर रहे थे अधीर भाई से। जानवी भी गुस्से में बोलती है, यार मैंने ये कब कहा कि लड़कियों के साथ घूमता? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मज़े करते घूमते फिरते और बस। जानवी भी घूरते हुए बोलती है कि हाँ, तो शादी से पहले आपका घूमना फिरना मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। समझे आप कहाँ पर और किसके साथ घूमने जाते थे, ये भूलना मत कि मुझे आपकी पहली काली करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे सब कुछ पता है ना, तो फिर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार। हाँ, मैं शादी से पहले काफ़ी सारी लड़कियों के साथ घूमा फिरा हूँ, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है लड़कियों के साथ, और साथ में हमने वो सब कुछ भी किया है। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी ना, तब से मैंने कभी भी किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है जान, सच बोल रहा हूँ मैंने कब मना किया कि देखिए और खूब मस्ती कीजिए सबके साथ, उनके साथ मेरा क्या ही है, जाइए जहाँ जाना है। मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई हूँ ना अब। ना तो अब आप मुझे टाइम देते हो, ना ही मुझे कभी प्यार से बात करते हो, और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो, ना ही मुझे कहीं घुमाने लेकर जाते हो। आप बदल गए हो, पूरी तरह से बदल गए हो। जानवी भी अब अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए बोलती है। जानवी के इस तरह अचानक से रोने पर तो ध्रुव भी जल्दी से उसके करीब जाते हुए उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि जान, प्लीज़ ऐसा नहीं है, वो सब काम की वजह से ही ना थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, उसी वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बस एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाए ना, फिर मैं और तुम दोनों ही अब लंबे वेकेशन पे चलेंगे, ठीक है? इतना बोलते हुए ध्रुव भी जानवी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और बहुत ही प्यार से उसके हाथों पर किस कर देता है। मुझे नहीं जाना है आपके साथ, समझे आप? जानवी भी अपना हाथ ध्रुव के हाथों से झटक कर छुड़ाते हुए और तेज से रोते हुए बोलती है, आप अब बदलते जा रहे हो, अब मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हूँ ना। मैं बच्ची हूँ और हमेशा बचकानी हरकतें करती हूँ आपके सामने, तो फिर क्यों रात को मेरे करीब आते हो आप, जब जानते हो कि मैं बच्ची हूँ, पागल हूँ, मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। जानवी भी मुंह बनाकर बोलती है, यार जान, तुम कहाँ की बात कहाँ पर लेकर जा रही हो? मैंने ये कब कहा कि तुम पागल हो? ध्रुव भी एकदम से चिढ़कर बोलता है, कहा नहीं है, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है ना। जानवी भी वापस से बोलती है, यार तुम छोटी सी बात को कहाँ पर लेकर जा रही हो जान। हाँ, मानता हूँ कि इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर तुम्हें भी थोड़ा सा समझना चाहिए ना। इस बार ध्रुव भी थोड़ा सा चिढ़कर बोलता है। ध्रुव के ऐसे बोलने पर तो जानवी, जो पहले से ही बच्चों की तरह गला फाड़कर रो रही थी, उसका रोना तो अब और भी ज़्यादा तेज हो गया था। जानवी को इस तरह से इतना जोर से इतनी तेज रोता हुआ देखकर तो ध्रुव भी वापस से उसे चुप करवाने लगता है, लेकिन अब तो जानवी उसे खुद से हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी।
बेचारा ध्रुव, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे मनाए अपनी बीवी को, क्योंकि जानवी तो उसकी बात ही सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए वो काफी देर तक उसे बहुत ही प्यार से समझाने के बाद भी जब जानवी नहीं मानती है तो अब ध्रुव भी हार मान गया था। उसके पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। आखिर में ध्रुव भी उसे एकदम से आगे बढ़कर उसे अपनी गोदियों में उठा लेता है और फिर उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि अच्छा मेरी जान, अब प्लीज चुप हो जाओ ना, प्लीज। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, और मैंने जो तुम्हें कहा ना उसके लिए भी कान पकड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज अब माफ कर दो ना जान, प्लीज। इतना बोलते हुए ध्रुव भी जानवी को बेड पर बैठा देता है और फिर खुद भी उसके पास बैठते हुए उसे अपने पैरों के बीच में आराम से लिटाकर उसके बालों में धीरे धीरे अपने हाथों को फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि आई प्रॉमिस, कुछ दिनों में ही हम हमारे सेकंड हनीमून पर जाएंगे। वहाँ ना मेरा ऑफिस होगा, ना ही मेरा काम होगा, सिर्फ तुम होगी और मैं होंगे, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए होंगे बस। ध्रुव की बात सुनकर तो जानवी भी बिना कुछ कहे ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है और फिर ध्रुव, जो कि उसके ना कुछ बोलने पर बस अपना सर ना में हिलाकर रह गया था और सोचने लगा था कि अब वो जानवी को कैसे ही मनाए। तो वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में इस वक्त अधीर, जो कि ऑफिस से वापस आकर सीधा अपने कमरे में चला गया था। अधीर जब अपने कमरे में आया तो उसकी नज़र शादिर और श्रेया पर पड़ती है। श्रेया जो कि अभी शादिर का डायपर बदल रही थी। अधीर भी रूम में आकर अपना ऑफिस बैग टेबल पर रखने के बाद सीधा जाकर पीछे से श्रेया को बहुत ही प्यार से हक्का लेता है। आज अधीर पहले से ही रोमांटिक मूड में लग रहा था। अधीर के इस तरह से अचानक से हक करने पर तो श्रेया के होंठों पर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी और फिर वो भी शादिर को बहुत ही अच्छे से तैयार करते हुए मुस्कुराकर बोलती है कि आगे आप, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है जान मैंने। अधीर भी श्रेया के गाल से अपना गाल टच करते हुए बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा जी, तो फिर ऑफिस क्यों गए थे आप? आपकी तबीयत खराब है ना? डेली मेडिसिन तो खा रहे हो आप, मगर फिर भी क्यों जाते हो ऑफिस? थोड़े दिन के लिए रेस्ट कर लो ना घर पर। श्रेया भी अब सीधी खड़ी होकर अधीर की तरफ घूमकर उसके गले में अपनी बाहों का हाथ डालकर बहुत ही प्यार से बोलती है और उसकी मासूमियत देखकर तो अधीर भी मुस्कुरा देता है। अधीर भी श्रेया की कमर पर अपने हाथों को डालकर उसकी कमर पर पकड़ बनाकर उसके माथे से अपना माथा टच करके बोलता है कि जरूरी था, वरना तुम्हें छोड़कर कहाँ ही जाने का दिल होता है मेरा जान। अधीर के ऐसे बोलने पर तो श्रेया भी हल्के से मुस्कुरा देती है और फिर अधीर के गाल पर बहुत ही प्यार से किस करके बोलती है कि ओ हो, वो तो मुझे मालूम है कि मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतना बोलकर श्रेया के हाथ भी अब अधीर की शर्ट के बटन पर आकर धीरे से रुक गए थे और फिर वो जैसे ही उसकी शर्ट के बटन को खोलने को ही कि तभी अधीर एकदम से पीछे हट गया। अधीर के अचानक से पीछे हटने पर तो श्रेया को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और फिर वो उसे घूर कर देखने लगती है। वो अपनी नज़रें उठाकर अधीर की तरफ जैसे ही देखती है तो अधीर भी अब जल्दबाजी में बोलता है कि वो मुझे ना अभी याद आया कि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करना है। तुम एक काम करो, चीकू को लेकर नीचे जाओ, मैं अभी कॉल करके अपने कपड़े बदल कर नीचे आता हूँ। ओके, बस 10 मिनट लगेगा, तुम जल्दी से नीचे जाकर खाने का इंतजाम करो। अधीर के ऐसे बोलने पर तो श्रेया को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि अधीर के शब्द बोलते वक्त वो एकदम से डगमगा रहा था। लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए श्रेया भी अब अधीर को अपनी गोद में लेकर सीधा कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद अधीर के चेहरे पर भी एकदम से उदासी छा गई थी, क्योंकि उसने भी अब श्रेया के चेहरे पर आई हुई उदासी को देख लिया था, जिससे उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। थोड़ी ही देर में अधीर भी अब कपड़े बदल कर नीचे आ जाता है तो उसने देखा कि रोहन दादी की गोद में अपना सर रखकर आराम से लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। अधीर भी जाकर अब दूसरी तरफ से दादी की गोद में अपना सर रखकर उनकी तरफ देखने लगता है और आराम से आंख बंद करके लेट जाता है। अपने दोनों ही पोतों को अपनी गोद में लेटता हुआ देखकर तो दादी के चेहरे पर भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो भी अब दोनों के सिर पर अपने हाथों को फेरते हुए उनसे बातें करने लगती हैं। वहीं रूही और श्रेया, जो कि अभी किचन से तीनों को ही देखकर मुस्कुरा रही थी, उन दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया था और फिर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे और खाने का इंतजार करने लगे थे। और हर रोज की तरह आज भी रेहान अधीर के पास अपनी बेबी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और अधीर के हाथों से चावल खा रहा था। तो वहीं शादिर को उसे तो जैसे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी मम्मी पापा के पास ना होकर किसी और के पास रहता था। ज्यादातर वो भी अपने मम्मा के साथ ही खुश रहता था। थोड़ी ही देर में डिनर होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। श्रेया भी अभी एक ट्रे में अधीर के लिए दूध लेकर अपने कमरे में आ जाती है तो उसकी नजर बेड पर लेटे हुए अधीर और शादिर पर पड़ती है,
जहाँ पर अधीर अभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था और वो अभी अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तो वहीं शादिर जो कि अभी आराम से सो चुका था, अधीर को देखकर श्रेया भी उसके पास जाकर उसे दूध का ग्लास देती है और फिर खुद सीधा क्लोजेट में चली जाती है। करीब 10 मिनट के बाद श्रेया भी अब अपना नाइट वियर पहनकर बाहर आ जाती है और फिर शादिर को बेड से क्रेडल में लेटा देती है और खुद बेड पर आकर अधीर के पास आराम से लेटते हुए उसकी बाजू पर अपना सर टिका लेती है। कहीं ना कहीं आज अधीर की ये बिहेव को देखकर, उसकी बातें को सोचकर श्रेया का दिल थोड़ा सा उदास था। श्रेया के अपने करीब आते ही अधीर भी अब जल्दी से अपने फोन को बंद करके साइड टेबल पर रख देता है और फिर अपना सर घुमाकर अपने करीब लेटी हुई श्रेया की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलता है कि क्या हुआ है, इतना ज्यादा उदास सी क्यों लग रही हो तुम। अधीर के ऐसे पूछने पर तो श्रेया भी अपनी आंखों को बंद करके ना में अपना सर हिला देती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, जैसे कि अभी वो किसी गहरी सोच में कुछ सोच रही हो। श्रेया के कुछ ना बोलने पर तो अधीर भी उसकी तरफ थोड़ा सा टर्न होता है और फिर उसे अपनी बाहों के घेरे में एकदम से भरते हुए बहुत ही धीरे से और प्यार से बोलता है कि नाराज हो क्या। अधीर के हक करने पर और उसकी बात सुनकर तो श्रेया भी उसकी बाहों में एकदम से सिमटते हुए बोलती है कि नहीं तो फिर ऐसे चुपचाप से क्यों हो, वरना रूम में आते ही तुम्हारा मुझ पे चिल्लाना एकदम से शुरू हो जाता है, हमेशा गुस्सा करने लगती हो। रूम में आते ही अधीर भी हल्के से हंसकर बोलता है। अधीर की बात सुनकर तो अब श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है और फिर श्रेया के फिर से कुछ ना बोलने पर तो अधीर को भी इस बार बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब उससे भी रहा नहीं गया और फिर वो भी अपनी जगह से उठकर बैठ गया और फिर बेड पर लेटी हुई श्रेया को देखने लगता है, जो कि इस वक्त अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप से लेटी हुई थी। बेबी। अधीर भी श्रेया का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलता है, लेकिन श्रेया इस बार भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से लेटी रहती है। श्रेया के फिर से कुछ ना बोलने पर तो अधीर को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अधीर भी श्रेया के चेहरे को गौर से देखने लगता है, तभी उसकी नज़र श्रेया की आंखों से लुढ़कते हुए एक आंसू पर पड़ती है और उस आंसू को देखते ही अधीर के भौएं आपस में मिल गई थी और वो इस वक्त एकदम से कुछ सोचने लगा था। फिर वो भी अब श्रेया के करीब ठीक से बैठकर श्रेया को उठाकर बैठा देता है, लेकिन श्रेया जो कि अभी भी उसकी तरफ देख नहीं रही थी, जैसे सच में इस वक्त उसके दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द हो जिसे वो सहन करने की कोशिश कर रही हो। श्रेया को अपनी तरफ ना देखता देखकर अधीर भी उसका चेहरा अपनी तरफ उठाता है और फिर उसके चेहरे को देखने लगता है, लेकिन श्रेया अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप से बैठी थी और अपनी आंखों के आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। बेबी बेबी प्लीज बताओ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज प्लीज टेल मी, तुम ऐसे चुप क्यों हो, क्यों रो रही हो तुम? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो फिर सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो ना, मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो। अधीर भी धीरे से बोलता है। अधीर के ऐसे बोलने पर तो श्रेया इस बार अपनी आंखों को खोलकर अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सामने बैठे अधीर की तरफ देखती है और फिर एकदम से आगे बढ़कर उसे अपने गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जैसे वो अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। श्रेया के अचानक से रोने पर तो अधीर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसे लग रहा था कि श्रेया को उसके अटैक के बारे में शायद पता चल गया है। आप बदल गए हो। अधीर जो कि अभी अपनी सोच में एकदम से खोया हुआ था, अचानक से श्रेया की आवाज़ सुनकर उसके कानों में जैसे ही पड़ती है वो एकदम से घबरा गया और फिर अपना सर घुमाकर श्रेया की तरफ देखता है, जो रोते हुए उसके गले से लटकी हुई थी। क्या? अधीर भी एकदम से बोलता है। हाँ, आप बदल गए हो अधीर जी, आप जब से अपने टूर से वापस आए हो आपका बिहेव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। आप हमेशा मुझसे दूर दूर भागते हो, मेरे करीब नहीं आते हो आप। पहले जब मैं आपके करीब आती थी आप मुझे खुद में एकदम से संभाल लेते थे, लेकिन अब आप मुझसे हमेशा दूर भाग जाते हो। मेरे रूम में आने से पहले ही जानबूझकर सो जाते हो और ना ही मेरे साथ जरा सा भी टाइम स्पेंड करते हो, ना ही मेरे करीब आते हो। कहीं रोहन की बात सच तो नहीं हो गई ना आपका बाहर कोई और? इतना बोलकर श्रेया भी अधीर को और भी ज्यादा कस के अपने गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। श्रेया की बात सुनकर तो अधीर भी अब एकदम से चौंक गया था, क्योंकि उसने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रेया से दूरी बनाना उस पर एकदम से शक की उंगली उठा देगा। वो भी जल्दी से श्रेया को उसके शोल्डर की मदद से खुद से अलग करके उसके चेहरे की तरफ एकदम से हैरानी से देखता है, जो कि इस वक्त आंसू से पूरी तरह से भीगा हुआ था और इस वक्त उसकी आंखें भी रोने से लाल हो गई थी। क्या
क्या कहा तुमने? तुम रोहन की बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हो बेबी? सीरियसली सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि बेबी क्या सिर्फ इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? तुम्हें मुझ पर इतना ही सही भरोसा रह गया है? अधीर भी श्रेया को देखते हुए बोलता है, मुझे आप पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, लेकिन बाहर की लड़कियों पर बिल्कुल भी नहीं है। श्रेया भी अधीर के चेहरे की तरफ देखकर फिर से रोते हुए बोलती है। श्रेया की बातें सुनकर तो इस बार अधीर भी उसे अपने सीने से एकदम से लगा लेता है और उस पर अपनी बाहें कस देता है। वो उसके बालों को चूमते हुए बोलता है कि बेबी, मैं कभी सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, कभी भी नहीं। उसी दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। और रही बात तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की बात, तो फिर बेबी मैं काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से और थके होने की वजह से मैं रूम में आते ही सो जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। अधीर के कहे हुए शब्द सुनकर तो श्रेया भी अधीर से बिल्कुल एकदम से चिपक गई थी और फिर उसके गले में अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। करीब 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद श्रेया, जो कि अभी अधीर के गले लगकर बैठे बैठे ही उसको एकदम से फील हुआ कि एक गर्म सा हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर जाते हुए उसकी कमर पर धीरे धीरे अब घूमने लगा था और उसके गले पर अधीर के होंठ चलने लगे थे। अधीर को अपने करीब आते ही श्रेया के चेहरे पर भी अब धीरे धीरे दर्द की लकीर उभर आई थी और साथ ही साथ उसकी पकड़ अधीर के शोल्डर पर कस गई थी। कुछ ही देर में श्रेया भी अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी और फिर अधीर उसे अपने प्यार का एहसास करवाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठों को रखकर धीरे धीरे उसे प्यार करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में इसी तरह से एक दूसरे को प्यार करते वक्त दोनों ही अपनी प्यार भरी दुनिया में खो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बालिया हाउस में ध्रुव का कमरा रात के करीब 10 बज रहे थे और कमरे में ध्रुव, जो कि अपना पिलो लेकर सोफे के सामने खड़ा हुआ था, जिस पर जानवी अभी आराम से फैलकर लेटी हुई थी। ध्रुव एक नज़र जानवी को देखता और फिर बेड की तरफ देखता, जो कि अभी पूरी तरह से पानी पानी होकर रखा था। पूरी तरह से बेड एकदम पानी से चू रहा था। तो हुआ तो कुछ यूँ था कि थोड़ी देर पहले दोनों में ही बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था और जानवी ने गुस्से में पूरे बेड पर बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया था और फिर खुद अपना पिलो उठाकर जल्दी से ब्लैंकेट लेकर सोफे पर आकर लेट गई थी। और ध्रुव बेचारा अपनी जालिम बीवी को देख रहा था और उम्मीद भरी नज़रों से उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसने सोफे पर 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी थी। ध्रुव फिर से जबरदस्ती सोफे पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी ने भी उसे लात से धक्का देकर सोफे से नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से अब ध्रुव भी उसे घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन वो बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो जानवी उससे गुस्सा आ जाएगी। वहीं जानवी सोफे पर मुंह फुलाकर आराम से लेटी थी। वो बार बार अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। जानवी यार, कम से कम मुझे सोफे पर बैठने तो दो ना। पूरा बेड तुमने इतना ज़्यादा गीला कर दिया है कि अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं पूरी दिन तो काम करता हूँ, क्या 2 पल सो भी नहीं सकता हूँ रात को? ध्रुव भी चिढ़कर बोलता है, जाइए अपने ऑफिस। और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? जानवी भी आंख बंद करके आराम से बोलती है, यार तुम बात बात पर इतना ज़्यादा ऑफिस को क्यों बीच में ले आती हो? काम नहीं करूँगा तो फिर तुम्हारे शॉपिंग के खर्चे कैसे उठाऊँगा, जो इतने ज़्यादा खर्चे करती हो तुम? ध्रुव भी मुंह बनाकर बोलता है। ध्रुव के ऐसे बोलने पर तो जानवी की भौएं भी एकदम से तन गई थी और फिर वो भी अपनी आंखों को खोलकर उसे घूरते हुए देखती है और बोलती है कि अच्छा, मेरी शॉपिंग के खर्चे बहुत ज़्यादा याद हैं आपको, और खुद जब मेरे करीब आते हो वो याद नहीं है आपको? हाँ, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो फिर किसके करीब जाऊँगा मैं? वो तो मेरा हक है ना। ध्रुव भी सोफे पर बैठने की कोशिश करते हुए जानवी से बोलता है, लेकिन जानवी वो तो अब वापस से उसे सोफे से धक्का देकर नीचे गिरा हुए बोलती है कि अच्छा, उसके लिए हम हस्बैंड वाइफ हो गए और फिर मैं खर्चे के लिए क्या पैसे पड़ोसी से मांगूंगी? वो भी तो एक वाइफ हस्बैंड से ही मांगती है ना। जानवी के वापस से धक्का देने पर तो सोफे से फिर से ध्रुव फर्श पर गिर गया था और इस बार ध्रुव गुस्से में अपनी आंखों को बंद करके एकदम से उठकर खड़ा हो गया और फिर जानवी को मौका दिए बगैर ही उसे आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि तुम्हें तो अब मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया है तुमने, सच में अब तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज तो पूरा का पूरा हिसाब बराबर करके रहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ अंश के कमरे में अलग ही माहौल हो रहा था। वो इस वक्त अंश, जो कि अभी शर्टलेस बेड पर आराम से ज्योति के ऊपर झुका हुआ था, तो वहीं बेचारी ज्योति, जिसके दोनों ही हाथ अभी अंश अपने हाथों में पकड़कर उसके सिर के ऊपर टिकाकर एकदम से उसे घूरते हुए देख रहा था, क्योंकि ज्योति उसे खुद से बार बार दूर धक्का दे रही थी। मैंने कहा ना कि हटिए हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे।
अब ज्योति भी अपने हाथों को अंश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिढ़कर बोलती है, क्यों क्यों हटूं, क्यों छोड़ दूं? कल रात को जब मैं तुम्हें खुद को छोड़ने के लिए बोल रहा था, बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे छोड़ा था नहीं ना? और फिर अब इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हो तुम? हम दोनों ने कल वो सब कुछ भी कर लिया है, तो फिर आज हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी? अंश भी ज्योति के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बहुत ही प्यार से और शरारत से बोलता है, कल जो कुछ भी हुआ है दोनों की मर्जी से ही हुआ था और मैं नशे में थी, तो आज आप मेरे साथ वापस से वो सब कुछ नहीं कर सकते हो। इस बार ज्योति भी थोड़ा सा नाराजगी से बोलता है, ओ हो, जब कल रात को मैं तुम्हें मना कर रहा था, बार बार खुद से दूर कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तुमने फिर भी मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहता था। कल मेरी मर्जी से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, जिससे दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। अंश भी मुस्कुराकर बोलता है। अंश की बात सुनकर तो ज्योति को भी एकदम से डर लगने लगा था, क्योंकि अंश जिस तरह से उसके साथ अभी बिहेव कर रहा था उससे तो उसे पक्का लग रहा था कि अंश आज उसके साथ फिजिकल होकर ही रहेगा, चाहे वो कितना भी लाख कोशिश कर ले, आज वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो वहीं अंश ज्योति के चेहरे पर आए हुए डर के भावों को देखकर बहुत ही ज्यादा मन ही मन खुश हो रहा था। वो भी अपना थोड़ा सा वेट अब ज्योति के ऊपर छोड़ते हुए धीरे धीरे ज्योति की तरफ झुकने लगा था। तो वहीं ज्योति जो कि अभी अंश को ही देख रही थी, अब कहीं ना कहीं उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। अंश को अपनी तरफ झुकता हुआ देखकर वो भी अब जल्दी से अपने हाथों को अंश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश भी उसके हाथों को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है, उल्टा उसके और भी ज्यादा करीब जाता रहता है। ज्योति भी अब अपनी तरफ बढ़ते हुए अंश को देखती है और कुछ पल देखते ही तभी एक तेज आह की आवाज के साथ अंश जो कि एकदम से झटपटाते हुए ज्योति के ऊपर से बेड पर दूसरी तरफ आकर गिर गया था और फिर दर्द से एकदम से कराहने लगा था, जैसे उसे सच में बहुत ही तेज चोट लगी हो। तो वहीं ज्योति जो कि भी बेड पर अंश के नीचे दबी हुई थी, उसका एक घुटना अभी ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि ज्योति ने अभी अभी अंश के बॉडी पर अपना घुटना जोर से मार दिया है, जिसकी वजह से अंश जो कि दर्द से कराहते हुए बेड पर दूसरी तरफ आकर गिर गया था और वो अपने दोनों ही हाथों से अपनी बॉडी को एकदम से सहलाने लगा था। अंश के अपने ऊपर से हटते ही ज्योति भी जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर अपनी चुनरी ठीक करते हुए डरी सहमी नजरों से अंश को देखने लगती है, जो कि इस वक्त बेड पर रॉकिंग रोल बन रहा था और इस तरफ पूरी तरह से गोल गोल घूम रहा था। अंश अपने दोनों ही हाथों को अपने पैरों के बीच में फंसाकर इधर उधर रोल हो रहा था और अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था, साथ में उसकी दर्द भरी सिसकियां भी निकल रही थी। ज्योति भी बेड के पास खड़ी होकर अंश की तरफ ही देखती है और काफी देर तक देखती रहती है। अंश जो कि इस वक्त दर्द के मारे बेड पर लेटकर अब गहरी गहरी सांस भरते हुए खुद के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा चेहरा इस वक्त दर्द की वजह से धीरे धीरे लाल पड़ चुका था। सच में अंश को इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी नजर आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे इस वक्त सच में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अंश की हालत इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसे बहुत ज्यादा पेन है। ज्योति तो अंश को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे डर था कि कहीं अब अंश गुस्से में आकर उसके साथ कुछ गलत ना कर दे या फिर कुछ गलत चिल्ला ना दे, लेकिन फिर भी अंश की हालत देखकर ज्योति भी अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर धीरे से अंश के पास जाकर हकलाते हुए बोलती है कि अंश अंश जी, क्या आप ठीक हो? आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? इतना बोलते हुए ज्योति भी अब अंश के कंधे पर अपना हाथ धीरे से रखती है और फिर उसे एकदम से पूछती है। अंश जो कि इस वक्त दर्द से तड़प रहा था, ज्योति के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके अंश भी काफी ज्यादा गुस्से में उसके हाथों को अपने कंधे से झटक देता है और फिर बेड पर रखे हुए पिलोज को अपनी पकड़ में कसते हुए गुस्से में उन्हें बेड के नीचे एकदम से फेंक देता है। अंश की हालत इस वक्त बिन पानी मछली जैसी हो चुकी थी, जैसे कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हो अपने दर्द से। जहां उसे दर्द तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो ज्योति से कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने दर्द या फिर गुस्से के कारण ज्योति को जरा सा भी हर्ट कर दे। तो वहीं अंश के ऐसे हाथ झटकने पर तो ज्योति भी अब एकदम से चुप हो गई थी और फिर एकदम से समझ गई थी कि उसने शायद अंश को खुद से दूर करने के चक्कर में उसके बॉडी पर कुछ ज्यादा ही जोर से अपना घुटना मार दिया है, जिसकी वजह से अंश बहुत ही ज्यादा दर्द में तड़प रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अंश जिसके चेहरे पर अभी दर्द के भावों के साथ साथ अब रोने जैसे भाव भी दिखने लगे थे, उसका चेहरा अब एकदम से दर्द से लाल हो चुका था, जिन्हें देखकर ज्योति भी अब ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से अंश के करीब जाकर बोलती है कि अंश जी, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो अभी के अभी हॉस्पिटल चलें क्या? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तुम दूर रहो मुझसे यार प्लीज।
मुझे ना तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना है। अंश भी दर्द से अपनी आंखों को मीच कर गुस्से में बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी जोर से लग जाएगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने धीरे से ही तो मारा था, मुझे थोड़ी ना पता था कि आपको इतनी जोर से लग जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार ज्योति भी गिल्ट से बोलती है। अंश, उसका ध्यान ना तो अभी ज्योति पर था और ना ही उसकी बातों पर था। वो तो बस दर्द से तड़पते हुए बार बार अपनी कमर को उठा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने दर्द को कम करने के लिए क्या ही करे तो क्या ही करे, क्योंकि सच में उसका दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। ज्योति जो कि अभी अंश के पास में बैठी हुई थी, वो काफ़ी देर तक तो अंश को देखती रहती है। उसका दर्द कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि अंश तो अभी भी दर्द से तड़प रहा था। थोड़ी देर में अंश को देखने के बाद ज्योति भी जल्दी से उठकर टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन को उठाती है और फिर नेहा को कॉल मिला देती है, क्योंकि उसे मालूम था कि नेहा एक डॉक्टर है और फिर उसे शायद इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होगा। 2-3 रिंग होने के बाद सामने से कॉल उठता है और फिर नेहा की आवाज़ ज्योति के कानों में पड़ती है। क्या बात है न्यूली वेड्स, मुझे रात में 10 बजे कॉल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बता सकते हो, कोई पोजीशन समझ में ना आ रही हो तो भी बता सकते हो। नेहा भी हंसकर बोलती है। नेहा की बात सुनकर ज्योति की तो एकदम से कुछ बोलती बंद ही हो गई थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिम्मत करके धीरे से बोलती है कि दी वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ कहो ना, क्या मदद चाहिए? नेहा भी मुस्कुराते हुए ज्योति से पूछती है। वो अगर किसी के लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए? ज्योति भी अपने टूटे फूटे शब्दों में बोलती है। क्या क्या लग जाती है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया है ज्योति, प्लीज़ दोबारा से बोलना। नेहा भी ज्योति से बोलती है। वो बॉडी में लग जाए तो फिर दर्द कैसे कम होगा? ज्योति भी वापस से बोलती है। ज्योति तुम क्या बोल रही हो? मेरे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम साफ साफ बताओ ना, किसको कहाँ पर लगी है, कहाँ पर चोट लगी है और किसको लगी है? नेहा भी ज्योति की बात को ना समझ कर बोलती है। नेहा की बात सुनकर तो इस बार ज्योति भी थोड़ा सा हिम्मत बटोर कर बहुत ही धीरे से हकलाते हुए बोलती है कि वो अगर किसी मेल के बॉडी पर किसी चीज़ से जोर से चोट लग जाए तो फिर वो दर्द से तड़प रहा हो तो उसका दर्द कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है अंश जी को। इतना बोलकर अब ज्योति भी चुप हो गई थी, लेकिन इसी बीच उसके कान एकदम से जरूर से लाल पड़ चुके थे शर्म से। तो वही नेहा भी ज्योति की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोलती और फिर एकदम से हंसते हुए बोलती है कि कमाल है, दोनों ही भाइयों की किस्मत ना एक जैसी ही है। एक बार जानवी ने ध्रुव को भी वहां पर घायल कर दिया था और फिर तुमने भी बेचारे अंश को घायल कर दिया, मतलब दोनों की किस्मत एक जैसी ही है यार। इतना बोलकर नेहा भी हंसने लगी तो वहीं ज्योति भी नेहा की बात सुनकर अपनी आंखों को एकदम से कसकर मींच लेती है। थोड़ी देर हंसने के बाद नेहा भी उसे अंश को कैसे लगी है पूछती है, और जिस पे ज्योति भी झूठ बोल देती है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में अंश टेबल के कॉर्नर से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नेहा भी ज्योति का बहाना सुनकर हंसते हुए उसे बताती है कि अंश को जहाँ चोट लगी है ना, वो मसाज ऑयल लेकर हल्के हाथों से वहाँ पर हल्की हल्की सी मसाज करोगी तो फिर थोड़ी ही देर में अंश नॉर्मल हो जाएगा और उसका दर्द भी अपने आप ही बंद हो जाएगा। साथ में ही ये हिदायत दी कि दोनों ही आज रात कुछ ना करें, जिसे सुनकर ज्योति पहले से ही एकदम से कश्मीरी सेब बन रही थी। अब नेहा की बात सुनकर तो और भी ज़्यादा शर्मा गई थी। नेहा भी हंसते हुए उसे बाय बोलकर फ़ोन रख देती है और अब नेहा ने ज्योति को एकदम से दुविधा में डाल दिया था, क्योंकि अंश जिस हालत में था वो उसकी बात सुनकर अपनी बॉडी मालिश तो बिल्कुल भी नहीं कराने वाला था उसके हाथों से। तो दूसरा ये था कि वो अंश को छूना तो दूर, उसे वैसी हालत में देखने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ज्योति भी अब अपनी उधेड़ बुन में पूरी तरह से लगी हुई थी और अपनी सोच में पूरी तरह से खोई थी कि तभी वो बेड पर डले हुए अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी एकदम से दर्द के मारे लंबी लंबी सांसें खींच रहा था और बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था दर्द से, लेकिन उसका दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर तक अंश को देखने के बाद ज्योति भी एक गहरी सांस लेकर सीधा ड्रेसिंग के पास जाकर खड़ी हो गई थी और फिर वहां से एक कोकोनट ऑयल उठाकर अंश की तरफ बढ़ती है। कहीं ना कहीं अब दिल की धड़कनें तो उसकी भी बढ़ी हुई थी। ज्योति धीरे धीरे करके अब अंश की तरफ बढ़ती है तो वहीं अंश, जो कि अभी भी अपनी आंखों को मीच कर अपने दोनों ही हाथों को अपने पैरों के बीच में दबाकर लेटा हुआ था और
अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। अंश जी, ज्योति भी बेड के पास जाकर बोलती है। वो अंश को धीरे धीरे पुकारती है, लेकिन अंश इस वक्त उसे तो जैसे बात करने के बिल्कुल में मूड में ही नहीं था। वो भी ज्योति की आवाज़ सुनकर उसी को कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप से लेटा रहता है। अंश जी, ज्योति वापस से अंश को आवाज़ देती है। अब क्या है यार, अब क्या लेने आई हो तुम मुझसे? अंश भी थोड़ा सा गुस्से से बोलता है। अंश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तो ज्योति भी अपना सलाइवा गटक कर बहुत ही धीरे से उसके पास बेड पर आकर बैठ गई थी और फिर बोलती है कि वो मैंने नेहा दी से कॉल करके आपके दर्द के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा है कि आप मसाज ऑयल से हल्के हाथों से वहाँ पर मसाज कर लोगे ना, तो फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। प्लीज़ आप मसाज कर लो ना, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ज्योति के इतना बोलते ही अंश, जो कि अभी अपनी आंखों खोलकर हैरानी से ज्योति की तरफ देखकर बोलता है कि वाट, तुमने इस वक्त नेहा भाभी को कॉल करके मेरे इस दर्द के बारे में बता दिया? यार तुम बिल्कुल पागल हो क्या? अंश के ऐसे पूछने पर तो ज्योति भी धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति के हाँ में सिर हिलाने पर तो अंश के चेहरे पर अब अंश भी नाराजगी वाले भावों को लाते हुए बोलता है कि पागल लड़की, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? तुमने भाभी के पास कॉल करा है और भाभी को ये सारी चीजें बता दी। भाभी के पास राज भैया हुआ ना, तो फिर कल सुबह ये बात सब में फैल जाएगी कि रात के 10 बजे तुम भाभी से किस चीज की दवा पूछ रही थी। बिल्कुल ना, तुम्हारे अंदर पागल हो दिमाग ही नहीं है। पता है सब हमारा कितना ज्यादा मजाक बनाएंगे। अंश के ऐसे गुस्से में बोलने पर तो ज्योति भी बेचारी सी शकल बनाकर बोलती है कि अब इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात हो गई है? अगर चोट लगी है तो फिर मेडिसिन पूछना भी गलत है क्या? क्या आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो क्या? इसमें कौन सी गलत बात बोली है मैंने? ज्योति भी नासमझी में बोल पड़ती है। ज्योति की बात सुनकर अंश भी अपना एक हाथ अपने सर पर पकड़ लेता है और फिर अपनी आंखों को बंद करके बोलता है कि गॉड, क्या यही एंटिक पीस लिखी थी मेरी जिंदगी में? अंश के ऐसे बोलने पर तो अब ज्योति की शक्ल एकदम से बन गई थी और फिर वो भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि हाँ, तो फिर यही बात मुझे भी भगवान जी से पूछनी चाहिए। क्या आप जैसा एंटिक पीस मेरी किस्मत में लिखना जरूरी था, जो ना तो मुझे ज्योति भी अब अचानक से बोलते बोलते एकदम से चुप हो गई थी। और फिर प्लीज चुप हो जाओ ना यार, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ तुम। एक तो पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं सर में दर्द बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सिर में भी दर्द होने लगे। अंश भी अब ज्योति से बोलता है। अंश के अब ऐसे बोलने पर तो ज्योति भी कुछ नहीं बोलती है और फिर एकदम से चुप हो गई थी। वो अंश की तरफ से अब एकदम से कोकोनट ऑयल बढ़ाते हुए बोलती है कि ये लीजिए, इसका मैं क्या करूँ? अब ज्योति के हाथों में कोकोनट ऑयल देखकर अंश भी उससे बोलता है, कहा तो है ना, इससे वहाँ पर हल्के हल्के से मसाज कर लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। ज्योति भी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर बोलती है, क्योंकि उसे अंश से ऐसे बोलने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। ज्योति को अपनी तरफ से चेहरा फेरता हुआ देखकर अंश की भौंवें भी एकदम से उठ गई थी और फिर वो भी कुछ पल उसे घूरने के बाद कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वैसे ही लेटा रहता है। तो वहीं ज्योति, जिसे अभी फील नहीं हुआ कि अंश ने उसके हाथों से अभी ऑयल ले लिया है, तो वो भी अपना सर घुमाकर अंश की तरफ देखती है, जो कि अभी अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप से लेटा हुआ था। अरे लीजिए ना। ज्योति भी वापस से अंश के सामने ऑयल को बढ़ाकर बोलती है, मुझे नहीं चाहिए कोई ऑयल वॉयल, समझी तुम? लेकर जाओ इसे यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, मैं अपने आप ही नॉर्मल हो जाऊंगा। अंश भी अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है। अंश के ऐसे बोलने पर तो ज्योति भी उसे बहुत ज्यादा फोर्स करती है, लेकिन अंश उसके हाथों से वो ऑयल नहीं लेता है। काफी देर तक अंश के साथ इसी तरह से बहस करने के बाद अब अंश उससे नहीं लेता है, तो ज्योति भी गुस्से में अंश के पास में ही उस कोकोनट ऑयल को बेड पर ही पटक देती है और फिर खुद अपनी जगह पर उठते हुए बोलती है कि मत लगाइए, डले रहिए आप ऐसे ही दर्द में, मुझे क्या मतलब है, पड़े रहिए आप ऐसे ही। इतना बोलकर ज्योति भी बेड से उठकर सीधा रूम में डले हुए सोफे पर जाकर बैठ गई थी और फिर अपने दोनों ही हाथ बांधकर अंश की तरफ घूरने लगी थी। थोड़ी देर तक अंश को देखने के बाद, जो कि अभी भी दर्द से बेड पर आराम से पसरा हुआ था, उसे गुस्से में घूरने के बाद आखिर में ज्योति भी उसका दर्द नहीं देख पा रही थी, उससे उसका दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। जब ज्योति से अंश की हालत देखी नहीं गई तो वो भी वापस से अपनी जगह से उठकर अंश के पास बेड पर आकर बैठ गई और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बेचारी सी शकल बनाकर बोलती है कि अंश जी प्लीज प्लीज लगा लीजिए ना, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपको आराम मिल जाएगी। ज्योति की बात सुनकर अंश कोई जवाब नहीं देता है और फिर अंश के कुछ ना बोलने पर तो ज्योति भी कुछ पल अंश की बंद पलकों को देखने के बाद एक गहरी सांस छोड़कर अपने मन में कुछ सोचती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कुछ दिनों के लिए अब इसी चैनल पर ये स्टोरी अपलोड होगी, आप लोग रोज देखिए।